नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को अगेन महान राष्ट्र बना पाए या नहीं बना पाए, लेकिन उनके कर्मों की वजह से भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी के सारे रास्ते और दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मोदी मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, करीबी मेरे मित्र हैं, भारत मेरे दिल के करीब है, और दूसरी तरफ कुछ-कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, जिनसे लग रहा है कि वो घेराबंदी भी कर रहे हैं, वो चालबाज़ी भी, वो प्रेशर बिल्डअप करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, और ये जो H-1B वीज़ा की कई गुना फीस बढ़ाई है, पहले 6 लाख थी, अब अचानक बढ़ा करके 88 लाख कर दिया। 1 लाख डॉलर अमेरिकी वो भुगतान करने पड़ेंगे जो आईटी सेक्टर में स्पेशलिस्ट काम करते हैं या लोग काम करते हैं। इसको लेकर के यहाँ हमेशा की तरह जैसे विपक्ष शोर-शराबा करता है, वो उनका शुरू हो चुका है। और कुछ समय पहले तक अचानक जब उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप में उनको हीरो दिखाई देने लगे थे, उनके बयान को यहाँ दोहरा रहे थे। लेकिन अब अचानक से वो फिर से मोदी के दोस्त हो गए, जैसे ही उन्होंने H-1B वीज़ा की फीस बढ़ाई। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल अजय रैना साहब, तो उन्हीं से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधे उन्हीं के साथ जुड़ लेते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन है। तो थोड़ा सबसे पहले तो ये H-1B वीज़ा पर जो अचानक 1 दिन का बस मौका दिया है उन्होंने, हालाँकि अगर इसको ठीक से पढ़ें, तो जो लोग ये हल्ला मचा रहे हैं, उनको हल्ला मचाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि जो इस समय अमेरिका में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये उन पर तो एज़ सच लागू नहीं होता है। जो नए वहाँ पहुँचेंगे, उनके लिए है कि आज के बाद यानी 21 तारीख के बाद जो लोग वहाँ पहुँचेंगे, उन पर ये लागू किया गया है। लेकिन यहाँ हल्ला काटा जा रहा है कि भारतीयों की वहाँ नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वो कैसे पड़ेगी, ये तो ज्ञान देंगे ये लोग। लेकिन आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं अजय जी? एक तो इसमें ये रिन्यूअल का भी एक जो आप जो अफवाह की बात कर रहे हैं ना, उसमें पहले सुबह तो इसका जो पहले था कि जो नया है उसके लिए है और 1 साल के लिए है ऑर्डर फिलहाल। फिर बाद में सुनने में आने लगा कि रिन्यूअल के लिए भी जब रिन्यूअल ड्यू होगा, पता नहीं अब इसका कितने साल में रिन्यूअल का होता है, आई एम नॉट श्योर। ये भी सुनने को आया शाम को। एनीवेज वो तो मैकेनिक्स है। देखिए ओमकार जी, आप एक सुपर पावर हैं और आपसे एक एक्सपेक्टेशन होती है दुनिया को कि आप बुजुर्ग हैं दुनिया के ना, तो आप बचकाना हरकतें, सडन नी जर्क रिएक्शन, शॉक देना, दोनों को डिसरप्ट करना लोगों का, ये चीज़ें कई जगह पे तो सूट करती हैं, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वो एक सुपर पावर इसको करे, थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लगता है। अब ये जो ट्रंप साहब के जो समर्थक हैं वो कहते हैं हाँ जी, हमने जैसे आपने कहा कि पहले 6 लाख था, अभी 80 लाख 88 लाख या 1 करोड़ मान के चले हो गया सडनली। तो कहते हैं जी, जितना हम 15 लोगों से कमाते थे उतना हम एक से कमाएंगे। पर जो लोग 15 लोग जो काम कर सकते हैं एक देश की इकोनॉमी के लिए, तरक्की के लिए, रिसर्च के लिए, जिसमें भी आप सोचे, वो एक बंदा नहीं कर सकता। घंटे 24 ही होते हैं सबके पास। और जब 15 लोग, मतलब 15 लोगों के नीचे 15 जीनियस लोगों के लिए ना, ये वीज़ा नॉर्मल लोगों के लिए, मेरे आपके लिए तो हो, मेरे लिए तो है नहीं। ये पढ़े लिखे जो टेक्निकली स्किल्ड लोग हैं जो अमेरिका को चलाते हैं, वो बड़ा योगदान दिया है। हर बंदा एक अपनी टीम लीड करता है। तो ये ना एक्चुअली ट्रंप का
ओमकार जी, इसको डिसाइफर करना बड़ा मुश्किल है। क्या वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्या वो डेस्परेट है? लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ सुपर पावर है, इन्होंने एक रोड मैप बनाया होगा कि ये नहीं चला तो ये नहीं चला ये। पिछली बार हमने इसके बारे में विस्तार में बातें की थी। जी ये ज़रूरी है कि 70% अगर जो लोगों की बात मानी, जो ये बात आ रही है कि रिन्यूअल में होगा या लोगों को वापस आना पड़ेगा, भारतीयों के ऊपर बहुत बड़ा होगा, तो मैं तो एक इसको अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। लेकिन हमारे देश का थोड़ा-सा ये अनफॉर्चुनेटली ये भी फैक्ट है कि ये जो हम फँसे हुए हैं ना, अगर रिज़र्वेशन के चक्कर में, फलाने चक्कर में, अदरवाइज़ ऐसा स्किल्ड, ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस्ड मैन पावर अगर अपने देश वापस आ रहा है, तो हमें तो यहाँ दिवाली मनानी चाहिए, अगर ऐसा बिल्कुल। होता है तो। अगर इनकी बात मान ली जाएँगे, 70% भारतीय निकाल दिए जाएँगे, H1 वीज़ा के जो 70% बेनिफिशियरी भारतीय हैं, उनको निकाल दिया जाए, कोई भी कंपनी इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो कंपनी को बोलोगे। एक पहलू ये निकल के आता कि जो ट्रंप हम पे इल्ज़ाम लगाता है, अदानी अंबानी कर रहा है, कांग्रेस भी और ट्रंप भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप अपने जो बिल्कुल घनिष्ठ मित्र हैं, जो टॉप कंपनीज हैं, उनकी मदद करने के लिए और बाकियों को पत्ता साफ करवा रहा है? क्योंकि देखिए, इसको एप्पल वालों ने सोने का एक वो स्टैंड भी दिया था थोड़े दिन पहले। और ये जो एप्पल बिल्कुल हो गया, गूगल हो गया, ये कंपनीज एक्चुअली अफोर्ड कर सकती हैं कि दुनिया का बेस्ट टैलेंट उठा के और $1 लाख जमा करा के उस बंदे से वो 15 लाख कमाई कर लेंगे साल में। लेकिन छोटी कंपनीज, ग्रोइंग कंपनी, स्टार्टअप्स जो ये ड्रीम करते हैं कि हम भारत के किसी शहर कस्बे से एक अच्छा टैलेंटेड बच्चा उठाएंगे और अपनी कंपनी बिल्ड करेंगे, जो कि अमेरिका ने किया है आज तक, उनके तो सपने टूट गए। तो इसका नेट रिजल्ट क्या है? अगर ऐसा कुछ उसके दिमाग में है तो उसको ये भी समझना चाहिए कि छोटी कंपनियां या स्टार्टअप्स हैं, वो अमेरिका में नहीं काम करेंगी। जिसके पास थोड़ा सा पैसा होगा वो शिफ्ट कर जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो स्टार्टअप ठप हो जाएगा। वैसे ही 1000 में से 10 स्टार्टअप ही होते हैं, बाकी तो 990 ठप ही होते हैं। भारतीयों के लिए, हम सब के लिए एक मौका है। अब डिपेंड करता है कि हमारी सरकार इसको कैसे टैकल करती है। क्योंकि अगर अमेरिका में आप रह के आए हो, 15-20 साल, 30 साल काम किया है, 10 साल किया, 5 साल किया, 1 साल भी किया हो, आपको एक ना वर्क कल्चर जो अमेरिका का है वो हमारे से टोटली अलग है। उन लोगों का वापस आना, और अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि उसके बाद वो एक IAS ऑफिसर, एक जज के पियून को भी 100 रुपये का पकड़ाएगा, फिर 500 रुपया उसको नवीसी को पकड़ाएगा, 1000 रुपया वो SO को देगा, 1500 कानून को उसको देगा, तो फिर क्या होगा कि वो तो करेंगे फंसे हुए, लेकिन फिर हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। तो आई थिंक अगर ये एक्चुअल ऐसा हो रहा है कि लोग वापस आएंगे इस कारण, तो फिर हमें इस अपॉर्चुनिटी को एकदम से, मुझे पता है इस सरकार पे इतना तो भरोसा है कि आगे की सोचते हैं, कुछ ना कुछ उनको एब्जॉर्ब करके उनके टैलेंट को वेस्ट नहीं करने देना चाहिए। अमेरिका ने अपने लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रंप ने हमेशा ईगो सबसे आगे रखी, अपना फ़ायदा उसके पीछे, और अमेरिका उसका लास्ट कंसर्न है। और ये डिसीजन भी यही दर्शाता, आप देश का जो टैलेंटेड पूल है उसको एकदम तोड़ने पे आ गए हो, या ये कहने के आगे हो कि आगे से नहीं आ पाएंगे। जहाँ 15 आते थे, अभी एक ही आ पाएगा। क्योंकि कंपनी की इनकम, किसी भी अमेरिकन कंपनी की इनकम अगले 1 साल में 15 गुना तो नहीं होने वाली ना ओंकार जी। तो अगर आपका बिल्कुल। बजट है तो आप उतने लेके आओगे। सो मुझे तो एक रेट्रो स्टेप लगता है। और किसी टाइम पे जब लिखा जाएगा तो शायद ट्रंप के बायो में ये भी लिखा जाएगा कि इसने ये डिसरप्शन भी की थी। इसका एक्चुअल टारगेट हम लग रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि 70% जैसे बेनिफिशियरी हम हैं, लेकिन क्या मोटिव है, क्या करना चाहता है? मैं तो ट्रंप के बारे में प्रिडिक्शन करने मैंने बोलना बंद कर दिया। जिसको कहते हैं ना, एक आपका अपना रेपुटेशन का सुसाइड करने वाली बात है। बट बड़ा सडन और इलॉजिकल स्टेप है। अजय जी, दो इधर बातें हैं। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले ये कहा था कि हमारे पास टैलेंट है, जो वहाँ अलग-अलग टेक कंपनियों के हेड भी हैं, CEO हैं और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन संकेत दिया। उनका कहना ये था कि हम अपना ये सिस्टम क्यों नहीं खड़ा कर सकते हैं। भारत अपना फेसबुक को टक्कर देने वाला, या यूट्यूब, या अपना सर्च इंजन, या अपना जो ये एक्स या ट्विटर जो कुछ कह लीजिए, क्योंकि चाइना ऑलरेडी खर्च खड़ा कर चुका है। तो इस तरह का हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ऐसे में जो मैं कह रहा था कि एक अपॉर्च्युनिटी हो सकती है ये। अगर हमारा टैलेंट वापस आ रहा है, तो हम क्यों नहीं इस तरह की कंपनियों को खड़ा कर सकते, इस तरह के अपने, जब हम इतने स्टार्टअप खड़े कर सकते हैं, जब हम अलग-अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं।
तो उनको यहाँ क्यों ना खपाया जाए? उनकी जो मेधा है, उनकी जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, यहाँ क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए? बिल्कुल ओंकार जी, मैं तो मजाक में कहता हूँ कि 2047 में अगर भारत विकसित भारत बनेगा तो उसमें ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान होगा। ये जो कर रहा है ना, ये हमें धकेल रहा है ऐसी तरफ कि हमने जो शायद 10 साल में करना था वो अब करके दिखाएंगे। और भारत के अलग अलग चौकों में पता चला 2047 में, तो पता नहीं अब हम लोग होंगे नहीं होंगे कि चौकों में इसकी मूर्ति लगी हुई है, ट्रंप हु मेड इंडिया ग्रेट या भारत ग्रेट अगेन। वो तो होगी मजाक की बात, बिल्कुल। पर अब देखिए ना, पिछले साल ही आई थिंक भारत ने सरकार ने एक लेटरल एंट्री स्कीम स्टार्ट की थी ब्यूरोक्रेसी में। हम सब की जो ब्यूरोक्रेसी से डील कर चुका है उसको पता है कि किस तरीके से भारत की ब्यूरोक्रेसी, आई थिंक इटली और भारत की दोनों की ब्यूरोक्रेसी बहुत बदनाम है। उसमें एक अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप आया कि आपने लेटरल एक्सपर्ट्स को इंडक्ट किया, 24 घंटे के अंदर वो पॉलिटिक्स के चक्कर में ऑर्डर वापस लेना पड़ गया। अब वही मैं कह रहा हूँ कि अगर बाहर से वो लोग आते हैं और फिर अगर हम जो जहाँ हमारे जो नेता कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लगा दो, फिर आप हर उस पर चुनना शुरू कर दो कौन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो फिर ये जो आया हुआ टैलेंट भी वेस्ट हो जाएगा। तो थैंक गॉड, महादेव की कृपा है कि अब तक हमारे प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। तो भारत सरकार, अगर सरकारी नौकरियां तो खैर वैसे खत्म हो रही हैं, तो इनको ऐसा, मेरा ये सुझाव होगा कि आप एक प्राइवेट सेक्टर के लिए, जैसे आपने अभी स्टेबलाइजेशन फंड बनाया है एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि जिनके एक्सपोर्ट इफेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ का होगा, फिर जॉब लॉसेज होंगे, उसको बचने के लिए तो भारत को एक स्टेप लेना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करके उनको, उनकी खास करके वो जो स्टेम स्ट्रीम से लोग आ रहे हैं और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, हम जैसे आपने कहा हमें भी पता है ना, हम तो उन लोगों के बारे में जानते हैं जो कि अमेरिका की कंपनीज हेड कर रहे हैं, जो टॉप उनका नाम आता है। लेकिन नेचुरली हमारी एजेंसीज को, हमारी गवर्नमेंट को सब पता है कौन कहाँ क्या कर रहा है अमेरिका में। और अगर ऐसा बिल्कुल। होता है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन होती है अगर, तो एक अपॉर्चुनिटी है। और जो मोदी साहब ने उस दिन कहा था हम क्यों नहीं बना सकते, और ट्रंप साहब उसको कंडीशन को तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपका टाइम आता है ना, तो वो शाहरुख खान जी का डायलॉग है, एक्चुअली डायलॉग उसका है नहीं, पोलो कैलो की किताब है, उसमें से है कि जब आप कुछ करना चाहते हो तो दुनिया की सारी ताकतें, वो इंग्लिश में है, तो उसके इन्होंने अपने वो मूवी में डाल दिया था। तो लग रहा है कि दुनिया की ताकतें ऐसा माहौल क्रिएट कर रही हैं कि हमारे लिए शायद थोड़ा टफ टाइम आए, लेकिन जब हम उससे उस आग के दरिया को निकल के पार आएंगे ना, तो फिर वो जैसे सोना तप के खड़ा होता है, तो वैसे वाला लग रहा है। एज ए भारतीय मुझे पता है वो लोग जिनके पेरेंट्स, जिनके बच्चे वहाँ पे अफेक्टेड होंगे, वो फैमिलीज जिनका पूरा अपसेट हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए हमें पूरी सहानुभूति है। लेकिन भारत एज सच, और इन द लॉन्गर रन, एक दो हफ्ते में नहीं, 2 4 5 साल के बाद अगर ऐसे ट्रेंड होता है, तो फिर ना केवल बाहर से वापस आएंगे लोग, यहाँ से जो बाहर जाने की होड़ लगी हुई है, वो लोग ज़मीनें बेच के और सब कुछ करके यूएस का वीज़ा मिल जाए वहाँ चले जाए, तो वो दोनों अगर रुक गए तो फिर जैसे यूरोप का हाल है, वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। चाइना आप जा नहीं सकते, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो आप भूल जाइए। तो आज आकर भारतीयों को भारत में रहना पड़ेगा, और वो भारत के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। अब हमारा जिम्मेवारी है कि हम भारत के स्टैंडर्ड को, हमारी सड़कों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्यूरोक्रेसी को, रेलवेज को, हर चीज़ को ऐसे एलिवेट करें कि एक जो वर्ल्ड, जो हमारी प्रोग्रेस है वो एक शहरों कस्बों में ना रह जाए। ये जो टैलेंट हमारे पास आ रहा है या जो टैलेंट बाहर नहीं जाएगा, उसको अगर सही मौका दिया जाए और कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए ओमकार जी कि रिजर्वेशन वाला कोई, इसको कुछ इकोनॉमिक बैकवर्ड वालों को छोड़ के बाकी जिसका जो गरीब नहीं है ना, उसको मुझे नहीं लगता रिजर्वेशन की कुछ बिल्कुल। कोई सरकार करेगी नहीं। वो मैं भी जानता हूँ नहीं कर पाएगी, वो 240 के साथ तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। सही। पर एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ करना पड़ेगा जी। और आज मुंबई में सबसे बड़ा क्रूज पोर्ट का उद्घाटन करने के बाद भी, और गुजरात में भी कुछ जगहों पर संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने, अभी इसको संयोग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, या ये चीज़ें उन तक पहुंच चुकी होंगी, उनको सारी चीज़ें ब्रीफ की जाती हैं तुरंत। तो उन्होंने कहा है कि हमारा अगर कोई दुश्मन है तो वो कोई देश नहीं है, बल्कि विदेशों पर हमारी कुछ मामलों में निर्भरता सबसे बड़ी दुश्मन है, और हमें ये निर्भरता खत्म करनी है, आत्मनिर्भर राष्ट्र को बनाना है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि चिप हो या शिप हो, हमें सब भारत में ही बनाने होंगे। तो प्रधानमंत्री का संकल्प तो उसी दिशा में हमें
इंगित कर रहा है कि हम संकल्पित हैं? जी बिल्कुल। आप याद कीजिए कि इसी गुजरात में हमारी शिप तोड़ने की इंडस्ट्री है एक, अभी कम हो रही है, जो दुनिया भर का जहर, कैंसर कॉजिंग जो कार्सिनोजेनिक मटेरियल, वो सारा अपने बिना सेफ्टी उसके, और उसमें फिर ड्रग्स भी आनी शुरू हो गई, वो सब हो गया। और वहाँ से हम अभी बात करेंगे, शिप बिल्ड करेंगे, अपनी पोर्ट्स बन रहे हैं। अभी जो हमारा निकोबार में बनने वाला है फ्यूचरिस्टिक सिटी, जो वर्ल्ड सिटी बनेगी, ट्रेड सेंटर बनेगा। तो और इसमें जो प्रधानमंत्री जी आज बोल रहे हैं ना, इसके पीछे देखो उनकी 10-12 साल की अनथक मेहनत है। हमने उनको रिगार्ड दिया नहीं दिया, हमने उनके बारे में अच्छे शब्द बोले नहीं बोले, वो हम सब जानते हैं, अपने अपने दिल की बात है। लेकिन अगर आज हम खड़े होकर ट्रंप की आंखों में आंखें डाल रहे हैं, ठीक है, मोदी जी एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं, लेकिन स्ट्रांग पर्सनैलिटी कहने को तो इंदिरा गांधी जी भी बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी, लेकिन निक्सन ने 15 मिनट खड़ा करके रखा था व्हाइट हाउस के बाहर। होता क्या है कि बिल्कुल। जब आपका देश मजबूत नहीं होता, जब आपके इरादे ठीक नहीं होते, सिस्टम ठीक नहीं होते, तो आप जितने मर्जी मजबूत हों कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप मजबूत हैं और आपने ऐसा किया कि देश को मजबूती का बनाने का पूरा प्रोग्राम, घर के अंदर भी बाहर भी, तो फिर एक कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आता है, वो उस कॉन्फिडेंस से आप राष्ट्रपति पोटस को की कॉल को उठाने से मना कर दो, या फिर बोलो कि मैं नहीं आ रहा, मैं कनाडा से कहीं और जा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता वाशिंगटन। तो ये जो उनका, जैसे आपने कहा कि एज ए प्रधानमंत्री उनको हमसे सबसे पहले चीज़ें पता होती हैं। इनफैक्ट खबर आने से पहले ये होने का चांस है वो उनको पहले पता होता है। हर देश में ऐसा होता है, तभी तो हमारी एजेंसीज काम करती हैं। तो उनकी जो सिग्नलिंग है, जो मैसेज हमें आ रहा है, हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए कि जो वो बोल रहे हैं, वो एक तो प्रधानमंत्री जी हमारे फालतू नहीं बोलते, वो वही बोलते हैं जिसमें एक बड़ा गड़ा गुड़ा, उनका स्पीच राइटर्स बहुत अच्छे हैं, ये हम सब मानते हैं। तो एज ए भारतीय हमें उनके स्टेटमेंट को समझना चाहिए, वो जो दिशा जो हमें दिखाना चाहते हैं उसको समझ के उस पर चलना चाहिए। बहकावे में आके लोगों के कि वी हैव ए वीक प्राइम मिनिस्टर, हमारी नौकरियां चली गई, ये इससे उभरें और जो अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। बिकॉज ये भी देखें कि अगर आप एक कंपनी चलाते हैं और आपको, हम मैं कोई कंपनी नहीं चलाता, मेरी छोटी सी फर्म है, मुझे पता है कि यहाँ पे एक अच्छा टैलेंट ढूंढने के लिए भारत में नहीं मिलता। ओंकार जी, आपको ढंग का शेफ नहीं मिलता होटल के लिए, जो थोड़े बिल्कुल। दिन रहता है, काम करता है, वो वहाँ से निकल लेता है, उसको और कोई खरीद के ले जाता है। तो जब ये टैलेंट, मैं तो होटल की एग्जांपल दे रहा हूँ, जब भारत में आएगा तो हम सबका एक बड़ा पॉजिटिव इस पे इम्पैक्ट आएगा, और हमें उसको भूलना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को। मैं तो चूंकि 3 अखबारों में संपादक की भूमिका में रह चुका, तो मैं जी जब रिपोर्टर या सब एडिटर या चीफ सब एडिटर या उसके ऊंचे पदों पर नियुक्तियां करता था और उनको अपने हिसाब से मांझता था, उनको घिस करके तैयार करता था कि ठीक है अब ये तैयार हो गया, हमारे के लायक बन गया है, तब पता लगा कि वो दूसरे अखबार में भाग जाता। तो तो ये एक बड़ा संकट जो है वो है, वो तो झेलना पड़ेगा आपको, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अजय जी, ये डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ क्या डबल गेम खेल रहे हैं? क्योंकि एक तरफ कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ करते कुछ और हैं, और वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे चाबहार वाला मसला है, अगर हम पहले उस पर डिस्कशन करें, 2018 में प्रतिबंधों से छूट दी गई थी, इन्होंने आज वो वापस लेने का ऐलान कर दिया। यानी भारत का जो अब तक इन्वेस्टमेंट था वहां पर, और जो एक उम्मीद जगी थी, उसको एक ही झटके में इन्होंने ध्वस्त कर दिया। आप एक बात कहते हैं प्रोग्राम्स में, मैंने अलग अलग चैनलों पर सुना कि भाई अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते ठीक रहने चाहिए, ट्रंप का क्या है, ये तो 3 साढ़े 3 साल बाद जाना है। लेकिन 3 साढ़े 3 साल भी बहुत होते हैं अजय जी आज की तारीख में। जी, मैं आपकी बात से 100% से ज़्यादा भी सहमत हूँ। टाइम इज़ मनी इन एनी केस, पहले भी मनी था, लेकिन जिस स्पीड से आज टाइम निकल रहा है, अगर आपने एक बोट मिस कर दी निकल के, चार बार की इंपॉर्टेंस अगर हम सब जानते हैं, चाहे वो हमारा अफगानिस्तान से या सेंट्रल एशियन रीजन से कांटेक्ट हो, या एनटीएससी का जो पार्ट बनना है इसको, फाइनली बहुत बड़ा वो है, और उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट गई है। और अमेरिका को अभी तक ग्वादर चाइनीज के हवाले पड़ा हुआ है, वो ठीक है, लेकिन भारत का उनको उसके आगे चार में जाने से कष्ट हो रहा है। तो इसके दो ही तरीके हैं देखने के। एक तो ये है, मैं कह रहा हूँ ये ट्रंप हमारा हम पे एहसान करेगा, हम 2047 में उसकी हमें पूजा करनी पड़ेगी। एक सिचुएशन, अगर भारत बोले मैं नहीं हटता, तो कर ले जो करना है,
आपने पहले 50% टैरिफ लगा दिया, इसका मतलब हम आपसे बिजनेस कर ही नहीं सकते उन चीज़ों को छोड़ के, फार्मा शर्मा जो आपने उसमें नहीं डाली। तो बिजनेस आपने बंद कर दिया। आप हमारे ऊपर किस चीज़ का सैंक्शन लगाएंगे? हम तेल आपसे खरीदते हैं, वो हमें महंगा पड़ता है, हम ईरान से खरीदना शुरू कर देंगे। जैसे ये जो रिसेंटली हुआ है SCO में और उसके दोनों तरफ, उसमें जो भारत, चाइना और रशिया इकट्ठे आते नजर आए, बाद में नॉर्थ कोरिया वाला भी आ गया, ईरान वाला भी आ गया। तो अगर ये ऐसा धक्का मारता रहा, और जो पुतिन साहब ने कहा था कि भाई आप ऐसे भारत जैसे और चाइना जैसे बड़े देशों के साथ आप ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते, बिल्कुल। तो हमने कोई देन देना आपका? आपके अगर आप वीज़ा हमें आप 70% पे मार पड़ रही है, आपको टैरिफ इतने लगा दिए कि हम आपसे बिजनेस नहीं कर सकते, तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि फार्मा भी एक्सपोर्ट करना बंद कर दो। लगने तो थोड़ी सी इनको चाबी। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस में पैसे कमा के बैठे हुए हैं ना, जब बीमार करने में लोग पड़ेंगे और दवाई नहीं मिलेगी ना, तब पता चलेगा। तो मैं अगर, अब सरकार सब जानती है कि हमारे पे क्या कैपेबिलिटी है, हमारी क्या वनरेबिलिटी है। जैसे मोदी साहब ने कहा कि हमारी कमजोरियां ये हैं कि हम बाहर से इम्पोर्ट। अदरवाइज अगर मेरे को एज ए पूछो, एज ए भारतीय, मैं तो कहूँगा ठीक है, आप अमेरिका बोलो थैंक यू, तू लगा ले सेंक्शन। क्योंकि फिर क्या होगा आप देखो, ईरान 45 साल से सेंक्शन, उसके आगे बड़ा देश, हीरा मंडी तो देश कहना ही पाप है, उसके बाद हम आए, हमें भी लगा रहे सेंक्शन। उसके आगे चाइना जो अनऑफिशियल वो सेंक्शन है, उसकी ड्यूटी बढ़ा रखी। उसके आगे रशिया, वो भी सेंक्शन। नॉर्थ कोरिया, वो भी सेंक्शन। तो ये सारे सेंक्शन वाले जितने मिल गए ना ओमकार जी तो फिर USA का लास्ट प्रेसिडेंट ट्रंप होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। भारत कैसे रिएक्ट करेगा मुझे नहीं पता, बट एक ऐसा इसने वहाँ पे टच करने की कोशिश की है, बिकॉज ये खत्म नहीं होगा ना, इसके बाद S-400 पे आ जाएगा। हम उधर S-500 की को प्रोडक्शन डील करने में पुतिन साहब के आने का वेट कर रहे हैं, ये उसमें घुसेगा। तो ये जो गर्म और ठंडे की जो लड़ाई है ना, वो एक लेवल पे चल जाती थी, हमारे साथ भी चल जाती थी, हमारे साथ हुआ है। कारगिल में चाहे रोका गया, जो सब हुआ है, अमेरिका वो कठपुतली करता था, अब नहीं हो सकता। भारत कैसे रिएक्ट करेगा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बट हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि भारत बड़ी मीठी मीठी बोली बोले, कुछ ना बोले और चुपचाप वो चलता रहे, और सर नहीं पता चला कि ईरान से हमने तेल खरीदना शुरू कर दिया। क्योंकि सऊदी भी थोड़ी हवा में आजकल, बिकॉज उसको तो लगता है कि भारत एक सप्लायर बन गया रशियन ऑयल लेने के बाद। तो ये ठेस है, उससे हमें हार्म करने की कोशिश की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 3-3.5 साल का टाइम हम उसको नहीं दे सकते, ये भी सच है। बिल्कुल। और मेरा ऐसे मानना ये कहता है कि बात को कहना चाहिए ठीक है जी, आपने जो करना कीजिए, हमने जो करना हम कर लेंगे। ये रिस्पांस होना चाहिए। अब पता नहीं सरकार के पास इनपुट ज़्यादा है तो क्या होगा, देखते हैं। पर ये दोस्त ऐसे नहीं करते। अब इस लेवल पे नहीं है, ठीक है, एक दूसरे को कुछ बोल दो, ताने वाने मार दो, ये नुकसान नहीं कर सकते आप। कल को ये क्या बोलेंगे कि आप जो IMEC है उसको पाकिस्तान से लेके जाओ, भारत के गुजरात या पंजाब से चले, और इससे निकलता पाकिस्तान से होता जाए, उसके बाद समुद्र में घुस जाए, और उसके बाद वो सऊदी अरबिया और बाकी जो जैसे पहले था इजिप्ट और इसराइल, और ऐसे थोड़ी होता है। ये तो IMEC पे इन्होंने पहले कमेंट्री शुरू कर दी, शुरू से पाकिस्तान ने बोला था एक दिन हम इसका हिस्सा बनेंगे। तो आप एंटी नॉर्थ साउथ NSTC को बंद करके अगर ये, तो एक गलत बात है जी। और ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, मैं तो उनको डब्बा गोल कहता हूं, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर के इन्होंने कहा था कि भारत के 5 राफेल गिरा दिए। जब पूछा गया कि सबूत क्या है, और नहीं नहीं वो सोशल मीडिया में चल रहा है। मतलब किसी देश, स्काई न्यूज़ के इंटरव्यू में, या हाँ, तो किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है? डिफेंस मिनिस्टर, मतलब उसके पास तो सारी सूचनाएं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साबित किया कि ये डफर है, सेना की कठपुतली है, सेना इनको चपरासी भी नहीं मानता, और इनको कोई सूचना दी भी नहीं जाती है। सोशल मीडिया पर कुछ पढ़ करके कहीं से भी अंट संट जो है बोल देते हैं। अभी उन्होंने कहा है, जियो को इंटरव्यू दिया है शायद, जिसमें कहा है कि उनसे पूछा गया कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने जो समझौता किया है कि किसी एक पर हमला होगा तो दोनों एक साथ जो है अपने ऊपर उसको हमला मानेंगे और रिएक्ट करेंगे, तो क्या अगर कल को भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब रिएक्ट करेगा और आपका साथ देगा? तो इन्होंने कहा कि हाँ, यस, बिल्कुल सऊदी अरब आएगा। बल्कि एक कदम आगे बढ़ते इन्होंने कहा कि UAE भी जो है वो
आगे आएगा बढ़ कर के हमारी रक्षा के लिए। तो ये इतने बड़े बंडल हैं। एक तो मैं आपका सुन रहा था इंटरव्यू अंजू पंकज के चैनल पर, आपने कहा था कि सऊदी अरब आएगा कहाँ से, मतलब अगर वो भारत की तरफ आएगा हमला करने के लिए तो कहाँ से आएगा। ये जो एक ख्याली पुलाव पकाया गया है, ये क्या परसेप्शन क्रिएट करने के लिए समझौता हुआ है, और इसका कोई नफा नुकसान है क्या भारत को। पहले मैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की लेगेसी की बात बताता हूँ। इनके पहले एक महान शख्सियत थे, आई थिंक डार साहब थे वो। जब बालाकोट हुआ तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भारत की वायुसेना अंदर आई, इतनी पाकिस्तान के अंदर आ गई, पीओजे को छोड़ो, अंदर आ गई पाकिस्तान के केपीके में, तो आपने क्या किया। तो कहता रात का अंधेरा था, दिखाई कुछ नहीं। तो बड़े ईमानदार मिनिस्टर इनके रहे हैं। उससे पहले जब उसामा बिन लादेन को उठा के ले गए तो भी इनको कुछ, तो इनको खैर। अभी आते हैं इस मुद्दे पे। देखिए ओंकार जी, एक तो आपने पहले जो बड़ा अच्छा पॉइंट जो कहते हैं ना कि आप जितना मर्जी ख्याली पुलाव पका लो, जो सच है वो सच ये है कि सऊदी अरब के पास खुद लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं है। उसने अपनी सिक्योरिटी दे रखी है यूएसए को। बट हाँ, वो लेटेस्ट वेपन उसके पास F-35 भी हैं, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन। F-16 तो है, F-222 का मुझे शायद नहीं है, F-35 है उनके पास, खरीदे हुए पैसे हैं। उड़ाते हैं वो पाकिस्तानी पायलट उनको, क्योंकि भारत में हमारे जितने जहाज हैं रफली हम उतने ही पायलट हम बना पाते हैं, वेरस पाकिस्तान ने हमेशा 1.5 गुना ज़्यादा पायलट क्रिएट कर रखे हैं। और वो सरप्लस पायलट, पैसे भी मिल जाते हैं, टाइम भी पास हो जाता है, ट्रेनिंग भी हो जाती है, वो सऊदी में जाके अरब के एयरफोर्स के जहाज उड़ाते हैं। और आपको पता है राहिल शरीफ वहाँ बैठा हुआ है ऑलरेडी, उनका मिलिट्री पूरा संभाल के। एक ऐसा केस कि हम मान लेते हैं ख्याली पुलाव पक्के हो गए, तो जी सऊदी जहाज फ्लोन बाई पाकिस्तानी पायलट्स आ जाएं कॉन्फ्लिक्ट में भारत के साथ, जिसका चांस 0.01% से ज़्यादा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और सही बात है, आएगा भी कहाँ से। चलो पहले आ गया, अगर मोबिलाइज होने के बाद सऊदीज़ की जो मेन हेल्प पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है और जो दे सकता है प्रैक्टिकली, वो है क्रूड। लड़ाई के समय क्रूड, क्योंकि पाकिस्तान के पास एज पर जनरल बाजवा 3-4 दिन का ही फ्यूल रिजर्व है लड़ाई की हालत में। तो क्या उसको क्या लगता है कि वो कराची आएगा और उधर से अपनी टैंकर खाली करके निकल जाएगा, और भारतीय नौसेना लड़ाई हो रही है और भारतीय नौसेना सबको आने देगी। कराची का ब्लॉकेट तो 99 में भी लगा दिया था, जिसमें लड़ाई नहीं हुई थी, JNK के बाहर कुछ हुआ ही नहीं था। तो भी तो बल्कि हमारी मटेरियली नौसेना को तो इस बात का गिला शिकवा है कि गिला है। हमारी हाँ जी, सेवाएं ही नहीं ली जा रही। हाँ। तो और मोदी जी ने कहा कि निवाला तो निकाल लिया, पर तो इसका मतलब अगली बार आप ही शुरू करोगे। तो ये ख्याली हाँ, पुलाव। बट थोड़ा सा उसको सिग्नलिंग के तौर पे देखते हैं। उसके दो तरीके हैं सिग्नलिंग के। एक ये है कि यूएस से हमारे आसपास गदर मचा रहा है, चाहे वो बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, जो भी है, श्रीलंका। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर जब गदर मचाने की, जाए ड्रामा करने का टाइम आता है, उसको उसको डिविडेंड्स बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उसको पाकिस्तान को एलिवेट करके, वो पाकिस्तान जिसको आज से 6 महीने पहले टोटली इंटरनेशनली आइसोलेटेड था, जिसका एक ही दोस्त था पहले मलेशिया और टर्की, फिर मलेशिया भी हट गया तो टर्की बचा था, दुनिया उससे बात नहीं करती थी, लोग उसको टेररिस्ट कंट्री मुंह पे बोलते थे। और अभी खैर इसराइली ने एक हफ्ते भी पहले बोला। तो जब ये एग्रीमेंट करके उसको मुनीर को खाना खिला के, बेसिकली ट्रंप क्या ट्राई कर रहा है कि इनकी जो डूबी हुई इज्जत है उसको थोड़ा सा ऊपर करके इसको एलिवेट किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान एक टाइम पे एक इंपॉर्टेंट नेशन माना जाता था, और इकोनॉमिकली भी अच्छा था, जियोग्राफिकली लोकेशन अच्छी है। बट उसमें मैं सहमत नहीं हूँ, बिकॉज पाकिस्तान से अच्छी जियोग्राफिकल लोकेशन तो हमारी है। हम इतना ज़्यादा 3,000 किलोमीटर समुद्र के अंदर घुसे हुए हैं, तो हमसे ज़्यादा कौन हो सकता है 2 समुद्रों के बिल्कुल। ऊपर बैठ। तो ये हो सकता है कि उसको एलिवेट कर रहा है, जैसे हम कहते हैं ना हेफनटेट मत करो हमें इंडिया पाकिस्तान को, तो वो उसको ऊपर ला रहा है। वो एक तरीका देखने का। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो दोहा में हुआ, जिसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी अमेरिका ने ले रखी है, जहाँ सबसे बड़ा गल्फ में अड्डा वहाँ पे अमेरिका का है, वहाँ पे अमेरिका का दोस्त इसराइल आता है, अमेरिका की सहमति से बम्बार्डमेंट करता है, और उसकी रीफ्यूलिंग वाले जहाज भी दोहा से ही उड़ते हैं। तो अगर आप बिल्कुल इसको दूसरी एक्सट्रीम पे ले जाएं, तो फिर सऊदीज ने बोला होगा ये तो किसी का विश्वास करने लायक तो है नहीं अमेरिका, जब तक सब ठीक है तब ठीक है, अदरवाइज तो करता नहीं। ये देखो भारत के साथ क्या किया इन्होंने, हम भी तो बड़े क्लोज थे। तो हो सकता है सऊदीज ने कहा कि ओके, मैं एक सिग्नल देता हूँ अमेरिका को कि तू नहीं तो हम अपना करेंगे, हम अपना एक, जैसे जिसकी बात चल रही है मजाक मजाक में, इस्लामिक नेटो, तो उसी में शुरुआत करता हूँ। जैसे वो कह रहे हैं यूएई आएगा,
बेसिकली ये प्लान हो सकता है कि सारे मिल जाएं, जी क्योंकि जी बॉम्ब तो एक के पास है। तीसरा इसका एंगल ये भी है कि इसराइल क्योंकि डिफाइंट हो रहा है, इसराइल नहीं सुन रहा ट्रंप की बात, और चार्ली किर्क को मारने में अब इसराइल का हाथ सामने आ रहा है, और चार्ली किर्क ने इसराइल के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी थी, और उसके साथ साथ ही दोहा में हुआ। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका, जो कि हम सबको पता है उस पोजीशन पे नहीं रहा जहां पहले हुआ करता था, डाउन आ रहा है, और इसराइल जो है वो मरने मारने की, वो तो खत्म अल्लाह की बात पे आया हुआ है, जो अपनी मर्जी से करेगा। तो क्या ये इसराइल को सिग्नल तो नहीं दिया अमेरिका ने सामने आए बिना कि देख तू जो सबको डराता धमकाता रहता है? हालांकि इसराइल ने सऊदीज को कभी नहीं डराया। इसराइल ने क्लियरली बोला मेरा दुश्मन ईरान है, बिकॉज ईरान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने इसराइल को खत्म करना है। तो अगर ये स्टेटमेंट है कि सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम सारे जीसीसी नेशंस को, और तू ऐसा मत समझना कि तू कुछ करेगा तो कोई रिटेलिएट नहीं करेगा, तो तू कुछ इनके साथ पंगा लेगा तो पाकिस्तान इनके बिहाफ पे तेरे पे एटम बॉम्ब या कुछ कर सकता है। और चौथा जो जो मुझे लगता है एक्चुअल रीजन, जो मेरे को ज़्यादा प्लॉजिबल लगता है, वो ये है कि ट्रंप ने जो अपने नोबेल प्राइज की जर्नी थी वो तो उसकी टूट फूट गई बेचारे की। अब उसकी लास्ट उम्मीद बची है अब्राहम अकॉर्ड्स के, और अब्राहम अकॉर्ड्स में पाकिस्तान को एलिवेट करके, क्योंकि इसके लिए हमें 1940 1930-40 में जाना पड़ेगा, जब पाकिस्तान की क्रिएशन की बात चली। तो उसका जो दो रीज़न जो ब्रिटिश और बाद में अमेरिकन ने माना, तब तो अमेरिका ऊपर था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो बन गया था सुपर पावर, तो उसके दो रीज़न बताए गए थे। एक ये था कि कल को रशिया से लड़ना पड़ेगा, तो हमें यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसी वीक देश चाहिए जो हमारी बात माने, और हम रशिया के साथ अफगानिस्तान और ऑक्स रिवर के उस तरफ लड़ सकें, सेंट्रल एशिया जो बैटल ग्राउंड जो एंटिसिपेटेड था। और दूसरा रीज़न ये था कि अरब और मुस्लिम इलाकों में जहाँ पे तेल है, और तेल निकलने की खबरें आनी शुरू हो गई थी, और वो सब सिस्टम स्टार्ट हो गया था, उनसे अच्छे रिलेशंस करने के लिए हमें पाकिस्तान जैसा एक पपलू चाहिए, कठपुतली। उस संदर्भ से देखे तो जो मेरा नंबर 4 रीज़न है कि ऐसा तो नहीं कि अमेरिका इसको थोड़ा सा ऊपर ला के संधियां वंदियां करके कल यूएई से संधि कर ले, पाकिस्तान ये कर ले, और बाद में फिर अब्राहम अकॉर्ड्स का जो उसका सपना है, जिसको उसको नोबेल प्राइज मिलने का एक और स्ट्रेक बन जाएगा, वो इसके थ्रू करवाया, जैसे पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका का पैचअप 72 में करवाया था। तो ये 3-4 रीज़न है। पर जो आपका देखो क्वेश्चन आपने क्या पूछा था, मैं कहाँ चला गया, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या हमारे ऊपर क्या प्रैक्टिकल, हमारे ऊपर आज की डेट में मुझे कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। सऊदी अरब, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर काल शुरू करते हैं तो ये उम्मीद करें कि सऊदी अरब हमारे ऊपर क्या लेके आएगा? तेल की पाइप लेके आएगा छिड़कने के लिए, जो राहुल गांधी कहता है कि केरोसिन छिड़का हुआ है, उसके पास है क्या करने को? हाँ, सऊदी के साथ कुछ पंगा होता है जो कि लगता नहीं, बट हो जाता है, तो हो सकता है पाकिस्तान अपनी भाड़े की फौज, जैसे अभी कह रहे हैं कि वहाँ पे यमन में हुतीज के खिलाफ लगाएगा। तो अगर पांचवा एक वाइल्ड रीजन, वाइल्ड नहीं, जो वो भी वैलिड ही है, कि इसने पैसे लेके अपने जवानों को मरवाने के लिए हाँ भर दी, और हुतीज के खिलाफ क्योंकि अरब्स की हिम्मत है नहीं लड़ने की, हुतीज आर वेरी गुड फाइटर्स, तो इसने अपने बोला मैं 25,000 सैनिक भेज देता हूँ, तुम मुझे इतने बिलियन या मिलियन डॉलर्स पकड़ा दो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और क्योंकि उसको कवर करना था कि क्यों भेजे जा रहे हैं भाई, क्योंकि वहाँ से डेड बॉडीज जब आएंगी तो मुंह क्या दिखाना है, तो आपने एक पैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, स्ट्रेटजिक समथिंग। अब ये एग्रीमेंट है इसको हमारा मीडिया बीच में पैक्ट बोल रहा है, कोई डील कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में कमिटमेंट जो होती है वो आप किसी भी टाइम किसी भी एग्रीमेंट से पुल आउट कर सकते हो। अनलाइक एक ट्रीटी अगर साइन कर दो तो ट्रीटी इज लाइक, हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी से पुल आउट कर दिया, बट ट्रीटी को जनरली लोग सैंक्टिटी हाँ मांगते हैं। एग्रीमेंट का क्या है? एग्रीमेंट टू, जैसे हम मकान खरीदने जाते हैं वो बयाना देते हैं, और एग्रीमेंट टू बाय होता है, बाद में बाय करें ना करें। तो बिल्कुल। मुझे मुझे नहीं लगता कोई आज की डेट में कोई खतरा है, अनलेस अनटिल मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। वो भी मुझे लगता नहीं कि इस पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका की गेम लग रही है। किस जो हमने 4-5 रीजन बताए, हर जगह अमेरिका को पता बीच में आ रहा है, चाहे वो इस साइड पे है चाहे उस साइड पे है। जी। लेकिन एक बात बताइए अजय जी, कि बात ये भी आ रही है कि साहब जो एटमी एसेट्स हैं पाकिस्तान के, वो भी अगर सऊदी अरब चाहेगा तो उसका इस्तेमाल करवाएगा या कर लेगा। और बीच में ये भी खबर आ रही थी कि शायद, चूंकि भारत ने कुछ ज्यादा ही बड़ी डोज दे दी है 9 और 10 मई की रात को, तो शायद इसके एटमी एसेट्स जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं। सारे नहीं, कुछ शिफ्ट किए गए हैं। क्या इस बात की कोई संभावना है
कि सऊदी अरब में कहीं उनको रखा गया हो और अमेरिका की भी उसमें भूमिका हो? ओमकार जी, आपने बड़ा अच्छा पहलू छूट गया था बातों में, आपने उस पर ध्यान दिलाया, बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए, पाकिस्तान एनपीटी का सिग्नेटरी है। एनपीटी के सिग्नेटरी के अनुसार ये ना तो किसी को टेक्नोलॉजी दे सकता है, ना बेच सकता है, और ना ये किसी को प्रोटेक्शन दे सकता है। न्यूक्लियर अलाउड नहीं है, क्योंकि जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट या ट्रीटी या रूल, ये अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि आप अपनी न्यूक्लियर डिवाइस किसी और को नहीं दे सकते या किसी और के बेच नहीं सकते। तो उसका शॉर्टकट मार के बोलो मैं उसको अम्ब्रेला दे रहा हूँ न्यूक्लियर, वो भी अलाउड नहीं है। तो टेक्निकली अलाउड नहीं है। लेकिन रही बात शिफ्ट करने की, तो आदि चिंतन ने 2 साल पहले एक अपना बड़ा, उसकी आपको पता है जैसे वो रिसर्च करते हैं, 2 साल से भी ऊपर हो गया, उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया था जहाँ पर उन्होंने एक पाकिस्तानी न्यूक्लियर फैसिलिटी और एक सऊदी अरब का एक मेरे को है ना सऊदी अरब के मुंह से अरबी निकलता है वो सब्जी, तो उसको कंपेयर किया था। तो वो दोनों डिज़ाइन हू बहू थे, क्योंकि जो भी चीज़ आप स्टोर करते हो, बनाते हो, उसका कई पैरामीटर्स होते हैं, सेफ्टी पैरामीटर, उसका डिज़ाइन बिल्कुल सेम था। एक सऊदी अरबिया में अरेबन था और एक पाकिस्तान में था। तो तब उन्होंने, वो पहले थे शख्स जिन्होंने बोला था कि पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से हुआ। फिर आपको पता है कि फिर उन्हीं दिनों की बात है, 2 साल पहले ही बात की, उन्होंने रिसर्च की थी कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की इंस्पेक्शन हुई थी पाकिस्तान की उस टाइम, वो 30-35 गाड़ियाँ काले शीशे वाली किसी फैसिलिटी से निकली थी, जो कि अनयूजुअल था। टीम आती है 5-10-15 बंदों की, अब 30-35 गाड़ी होनी चाहिए काले शीशे, तब भी था। इतना तो हमें पता है कि चाइना का न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये अमेरिका की ब्लेसिंग से हुआ। और पाकिस्तान के ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी चाइना के अंदर किया था, अमेरिका की ब्लेसिंग के साथ। तो क्योंकि अमेरिकन एसेट है, सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का दोस्त है। बीच में बाइडन से प्रॉब्लम थी, लेकिन एमबीएस और ट्रंप के बिजनेस रिलेशंस हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत लगी हुई है आपस में। और जब ट्रंप साहब पिछली बार आए थे तो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट भी लेके गए थे कंट्री टू कंट्री। तो अगर ये हम रूल आउट करें कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता बिकॉज एनपीटी है, तो वो भी बेवकूफ़ी होगी। पॉसिबिलिटी है कि शायद कर दिया हो, क्योंकि ये भी उनको पता है कि जो हमने मारा वो तो मारा, अगली बार जो हमारी फेज़ आएगी उसमें हमने किसी मदरसे मस्जिद के ऊपर अटैक नहीं करना, हमने सीधा ही वहाँ ठोकना है जहाँ पे हमने पाकिस्तान की हड्डी तोड़नी है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अमेरिका ने अपनी जो बची खुची जो उसकी एसेट्स जहाँ पे थी, क्योंकि न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की एक ही जगह होना, तो लाइक नूर खान उसका सब सेंटर था, वो तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, वहाँ वेपन नहीं थे। लेकिन कराना हिल में था, जकोबाबाद में, तो नेचुरली 5-6-7 जगह वो डिस्पर्स होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि उनको सऊदी पर, उसमें एक जो मेरा एक दिल नहीं मानता वो इसलिए है कि अगर आप सऊदी लैंड में जाके इसको रखते हो, टेम्पररी रखते हो तो समझ आती है। लेकिन अगर आपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वेपन रखे हुए थे अमेरिकन ने, वो किस लिए रखे थे? बेसिकली आपने चाइना के नज़र पे रखे थे ना। तो बिल्कुल। अगर आप सऊदी अरबिया में जाके उनको स्टोर करते हो, तो आप तो चाइना से, और ये नहीं कि मिसाइल्स नहीं है, लेकिन सऊदी के पास ऐसी मिसाइल नहीं है ना, और पाकिस्तान के पास भी ऐसी मिसाइल नहीं है। तो जो इनके पास रेंजेस अवेलेबल हैं, पाकिस्तान से वेपन फायर हो सकता था, वो अभी पॉसिबिलिटी निकल गई। दूसरी, सऊदीज जो हैं वो चाइना के भी बड़े क्लोज हैं। जब बाइडन से प्रॉब्लम शुरू हुई थी प्रिंस सलमान की, जब उसने हाथ भी नहीं मिलाया था, तो तब आपको याद होगा सऊदीज ने जाके ईरान से हाथ मिलाया था, और वो हाथ उनका चाइना ने मिलवाया था। ईरान तो चाइना का पिट्ठू है। तो चाइना की अलग से पेनिट्रेशन है सऊदी राइल्स के अंदर। अगर ऐसा है तो क्या अमेरिका पाकिस्तानी वेपन उठा के वहाँ रखेगा? वो मेरे को उसका एक अपना डाउट है। हो सकता है टेम्पररी रख भी ले, और सऊदी में रखना तो कतर में क्यों ना रखे जो उसका अपना है, बहरीन में जहाँ सबसे बड़ा उसका एयरफोर्स बेस है वहाँ क्यों ना रखे। तो इफ्स एंड बट्स है, बट कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। जो थिंग्स आर नॉट एज नॉर्मल और यूजुअल जैसे होती थी, वो तो मैं आपसे मानता हूँ, लेकिन पिन पॉइंट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज मैंने आपको जो मेरे दिमाग में आती है मैंने बता दी जी। और आखिर में मैं एक टिप्पणी इस पर भी चाहता हूँ। ये क्या हुआ है, अभी 1 महीने पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने बीएलए और मजीद ब्रिगेड को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है। और अभी जब वो यूएन में मामला आया तो वहाँ अमेरिका ने उसका विरोध किया कि यहाँ हम उसको जो है उस सूची में नहीं डाल। ये क्या गेम क्या है? गेम बड़ी सिंपल है। पता नहीं मेरी आपके प्लेटफॉर्म पे उन दिनों बात हुई नहीं हुई जब ईरान में चल रहा था।
और एक ग्रेटर बलूचिस्तान की बात चल रही थी, और रिजीम चेंज अगर होती है, मतलब जो आज अमेरिका कोशिश कर रहा है, इजराइल भी कोशिश कर रहा है, तो अगर हो गया तो ग्रेटर बलूचिस्तान की एक पॉसिबिलिटी है। तो मेरा उस टाइम कहने का ये था कि ग्रेटर बलूचिस्तान आपको सीधा पर्शियन गल्फ के नेक के अंदर तक ले जाती है। जो ग्रेटर बलूचिस्तान है, जो ईरान का बलूचिस्तान और पाकिस्तान का बलूचिस्तान, जो ओरिजिनल बलूचिस्तान मिला लेंगे तो आप पर्शियन गल्फ के मुंह पे पहुंच गए। जिसने पर्शियन गल्फ के मुंह के ऊपर जो बैठ गया, वो पूरी वहां की ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करेगा। तो मैंने कहा था कि अमेरिका को समझदारी दिखानी चाहिए, पाकिस्तान टूटने वाला है, बुरा हाल हो रखा है, तो अमेरिका को करना चाहिए कि भाई बलोचों से डील करे। बलोचों की दो ही रिक्वायरमेंट है, उनके जो मर्द गायब हो गए बेचारे, वो तो मारे गए। उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि एक जो हमारे एसेट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो जो हम यहाँ से निकालते हो, चाहे वो गैस है, चाहे कॉपर है, चाहे उसका जो रॉयल्टी हमारे बनती है, वो तो आप हमें देते नहीं, डेवलपमेंट। और दूसरा, हमें आज़ादी चाहिए पाकिस्तान से। मेहरान बलोच आज़ादी की बात नहीं करती, तो वहाँ पे जैसे हॉट एंड कोल्ड है। तो मैंने ये कहा था कि अमेरिका को समझदारी दिखा के बलोचों से बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए देखो आज़ादी छोड़ो, हम आपको ऑटोनॉमी करवा देते हैं, जैसे फाटा था पाकिस्तान का। जी, फाटा में कभी पाकिस्तान की रिट नहीं चली गवर्नमेंट की, तो आप पाकिस्तान के अंदर हो, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सुनवाई नहीं है, तो आप अपना देश चलाइए पाकिस्तान के अंदर ही रह के, ताकि पाकिस्तान टूट ना जाए। आपको हम माइनिंग राइट हमसे करो, आप डील, आपका तेल गैस हम निकालेंगे, और उसकी जो 80% 20% रॉयल्टी का जो हिस्सा पाकिस्तान को जाएगा, 80% आपको मिलेगा। आजकल क्या हो रहा है कि पाकिस्तान सारा खा जाता है बिना रॉयल्टी दिए। तो वो मेरी एंटिसिपेशन थी कि अगर ऐसा अमेरिका करता है और इस करने में प्रोटेक्शन दे दे बलूचिस्तान को, उसकी और उसके बहाने में पर्शियन गल्फ के मुंह पे बैठ जाए, तो ये सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन हुआ किया क्या, एक तो वहाँ रिजीम चेंज नहीं हुई, ऊपर से आपने जैसे कहा अमेरिका को डिक्लेयर कर दिया, तब भी बातें हुई। अपना ये कहना है कि जब मैं एज ए कंट्री, जब आप एक देश और आप मुझे टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं, तो मेरी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक देश है, करो ठीक है। मैंने कौन सा इंग्लैंड, जैसे मैं ट्रंप को बोलता रहता हूँ, लोग कहते हैं सर आपको तो वीज़ा नहीं मिलने वाला, तो मैंने कहा मैंने कौन सा जाना अमेरिका, जाना भी होता तो सच है। लेकिन जब सही है। यूएन उसको करता है, जब यूएन उसको करता है रेटिफाई किसी को टेररिस्ट, तो उसकी सारी एसेट्स वर्ल्ड अक्रॉस, उसका ट्रेवल बंद हो जाता है, उसका उनकी जितनी एसेट्स हैं, उनके फॉरेन में ऑफिस हैं, सारे बंद हो जाते हैं। तो अमेरिका ने अपना दिखाया, तो वो तो प्रेशर टैक्टिक्स थी बीएलए को दिखाने की कि भैया तुम सुधर जाओ, हमने मुनीर के साथ डील कर दी है, और अभी क्रिप्टो का डील वहाँ तो ट्रंप साहब का पर्सनल पैसा वहाँ लगना है, इनकम होनी है, तो तुम चुपचाप अपना तेल तो है नहीं, जो भी निकालने दो। तो बीएलए माना नहीं शुरू में। उसके बाद बाय द वे को 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले बीएलए का नुकसान हुआ 2-3 बार, बहुत ज़्यादा। और ऐसी जगह नुकसान हुआ कि जहाँ पे उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ किसी को पता नहीं है, तो उन्होंने बीच में इंटरनेशनल जो एनआरआई टाइप जो उनके डायस्पोरा, उनसे बात चलनी शुरू हो गई कि भारत ने इजराइल को गलती से डेटा लीक कर दिया है बीएलए का, और उसने अमेरिका को दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया। तो तब मैंने उनको रिबटल दिया था, मैं कहा भैया ऐसा है कि मुनीर साहब ने डील कर ली है आपकी खनिज पदार्थ निकालने की, तो उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, आपकी लोकेशन अमेरिका डायरेक्ट, क्योंकि अमेरिका सर्वेलेंस बहुत अच्छी है, तो वो मुनीर को बता रहा हूँ, मुनीर फिर आपको हिट कर रहा है। लेकिन उसके बाद फिर हफ्ते के बाद बीएलए ने बाजी पलट दी। आपने देखा पिछले 2 हफ्ते में उन्होंने ऑलमोस्ट उनको 15 से 20 सैनिक रोज मारे जा रहे हैं, टीपीटी और बीएलए के। तो वो जो अमेरिका का एक्ट था, वो बीएलए को वार्निंग कह लो, प्रेशर टैक्टिक्स था, क्योंकि चाइना को बीएलए की बहुत मार पड़ी है, उसका सीपेक ठप हो गया। तो जब ये चाइना प्रपोजल लेके आया, तो उसको ना वहां पे यूएन में रोक लिया। तो अब ये अभी भी चांस है अमेरिका के पास कि मुनीर को साइड पे करे, और उसको रोक लिया जो बीएलए को वाले प्रपोजल को, उसका यूज करके इनसे संधि कर ले, अपना अड्डा बनाए। और पर वही है ना, फिर वो बिजनेसमैन है, उसको स्ट्रेटजी की थोड़ा सा समझने में और समझाने वाले। देखो उनका एक जनरल एक्लॉग, वो क्या बोल रहा था कल का, आई थिंक परसों का स्टेटमेंट था, जो अमेरिका जो कि यूक्रेन में उसका मेन एडवाइजर ट्रंप का, उसके अनुसार तो रशिया को पीटना तो यूरोप के बाएं हाथ का खेल है। फ्रांस, जर्मनी और यूके अगर चाहें तो रशिया को मलिया मेट करते हैं। बताइए। यूके के पास 25 टैंक हैं ओमकार जी, 25। इतना तो जम्मू है, हमारे कंटोनमेंट के दरवाजों पे लगे हैं पाकिस्तानी टैंक जो कैप्चर सही होंगे, बात है, और सही बात। 25 टैंक ऑपरेशनल। तो वो उसके एडवाइजर हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री जो बिजनेसमैन रहा हो, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का शुरू में कोई कुछ एक्सपीरियंस ना रहा हो पॉलिटिशियन का, तो उसको जो एडवाइजर जो एडवाइस करेंगे वो उन पे जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक, ये जो आप कह रहे हैं कि यूएन में हुआ, ये प्रेशर टैक्टिस है। अगर यहाँ ब्लॉक कर, यहाँ वो करने देता, अगर अगर अमेरिका कहता ओके बीएलए को कर दो, तो फिर तो गेम खाली थी। उसके बाद बीएलए ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी यार। अभी क्या है कि बीएलए भी सोचेगा यार अमेरिका ने थोड़ी सी हमारी हेल्प की, बिकॉज फर्क पड़ जाता, आपकी फंडिंग, आपका जो डोनेशंस बाहर से आती हैं वो सारी फ्रीज हो जाती हैं अगर यूएन कर दे तो।
तो बेसिकली ये गेम है, किसी को किसी से प्यार मोहब्बत कुछ नहीं, कोई लेना देना कुछ नहीं सर। हर बंदा अपना इंटरेस्ट देखता है। अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है कि हमने प्रेशराइज किया तो कुछ हुआ नहीं, पीट रहा है पाकिस्तानियों को, तो ये वाली गेम खेल के देखते हैं। प्लस चाइना को रोक देंगे। चाइना का जो मोशन है सेम तरीके से चाइना हमें रोकता था। हम जब LDT और जैश ए मोहम्मद के बंदों को लेके जाते हैं तो टेक्निकल होल्ड लगा देता है, इन्होंने भी लगाया। तो कर्मा वो है, कर्मा भी तो है कोई ना कोई चीज़। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का पार्ट एंड पार्सल है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं होती इसमें जी। सही है अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत समय लिया और आपने कई बिंदुओं पर बहुत विस्तार से दर्शकों को जानकारी दी है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर ओमकार जी। नमस्ते। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद।